अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों के हवाले से फिर से सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है? आज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फौज, एफसी, इंटेलिजेंस एजेंसियां रियासत की मुलाजिम हैं, इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। उनका कहना था कि बानी पीटीआई 9 मई की सीसीटीवी फुटेज के लिए केस कर रहे हैं और उन्होंने इस बात इसरार किया कि यह इलेक्शन का साल है और हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए केस भी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि बानी पीटीआई हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें एनआरओ नहीं देगी। दूसरी जानिब 9 मई के मामले पर गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी उससे मुस्तरद कर दिया। जराए का यह कहना है कि रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो दरख्वास्त इरसाल की गई वो मजाज फोरम नहीं है। अदालत के एतराज पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मामला फिर से काबीना में ले जाने का फैसला किया है। इस हवाले से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का यह कहना था कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त का तरीकाकार ठीक था। उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट के जवाबी मरासले के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की और मामला एक मरतबा फिर से सूबाई काबीना में लेकर जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इदारों के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसमें हमने गुज़िश्ता चंद रोज के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि इमरान खान की तरफ से भी बयानात जो है वो देखे हैं। सबसे पहले इमरान खान ने जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये बात सामने आई थी कि उन्होंने जो GHQ है उसके बाहर एहतजाज की कॉल देने का भी कहा था और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद उनकी तरफ से यह बयान भी आया है कि अगर जो है वो उन्हें 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए तो वो मशरूत माफ़ी के लिए भी तैयार है। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन इन वाक़यात के अंदर मुलव्वस पाया गया तो उस हवाले से भी वो एक्शन लेंगे और उसको जो है वो सजा भी देंगे। फिर उसके बाद उनका एक और बयान सामने आया जब सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जो है वो उन्होंने कोई माफ़ी मांगने वाली जो बात है वो नहीं की और उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई माफ़ी नहीं मांगी। अब ये पिछले चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी मुसलसल इस हवाले से बयानात दिए जाते रहे और आज जो उमर अयूब ने गुफ्तगू की उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते कि अब इमरान खान 9 मई की सीसीटीवी फुटेज के लिए केस करने जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि फौज, एफसी और इंटेलिजेंस इदारे रियासत के मुलाजिम हैं और फौज और इदारों को अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक जो सियासतदान है वो सियासत करे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो मामलात हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स हैं। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना क्या मौक़िफ़ रखना चाहती है, किस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, इस पर पिछले दिनों खासी बहस होती रही है और इसी हवाले से ये मुसलसल बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी आते रहे। इमरान खान ने मुतअद्दिद मौक़ों पर अब उनसे क्योंकि सहाफ़ियों की गुफ्तगू होती है, जब भी उनसे सवालात भी हुए तो सबसे पहले तो उन्होंने ये खुद कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। और इस पर इसके बाद उनका जो बयान आया उन्होंने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मशरूत माफ़ी के लिए भी तैयार हैं अगर उन्हें सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो दिखाई जाएं। और सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से भी उन्होंने कहा बाद में कि अगर कोई पार्टी का वर्कर
उन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर जो है वो मुलव्वस पाया गया तो वो उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और उसको सजा भी देंगे और साथ ही माफी भी मांगेंगे। लेकिन उसके बाद चंद दिन पहले उन्होंने सहाफियों के साथ फिर से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि जो 9 मई के वाकयात हैं उस हवाले से उन्होंने अभी कोई माफी नहीं मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माफी तो उनसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि जिस तरह मुल्क के मकबूल वजीर आजम के साथ सलूक किया गया उस पर उनसे माफी मांगी जानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से भी जुड़े मामलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जुड़े हुए मामलात हैं। इन मामलात पर जो है वो कुछ मजीद बात होगी। अभी एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं वापस इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो हमने 9 मई के वाकयात के हवाले से पिछले चंद दिनों में हमने बयानात देखे हैं इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, क्या ये समझा जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ है उस पर कुछ लचक दिखा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत लाजमी हो गया है कि पे दर पे इल्जाम भी लग रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जेलों के अंदर भी पड़े हैं और बगैर किसी ट्रायल के वो साल गुजार लिया बगैर किसी सजा देने। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत लाजमी हो गया है। कोई कहता है जी दहशतगर्द तंजीम है, कोई कहता है जी गद्दार है, कोई क्या अपनी मर्जी के। तो ये बड़ा लाजमी हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो एक मर्द वतन पार्टी है और सबसे पॉपुलर जमात है मुल्क की और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान की क़यादत पर चल रही है। तो मतलब इस तरह की चीजों को ये सॉर्ट आउट करना बहुत लाजमी हो गया है। इसीलिए कोशिश हो रही है कि एक कमीशन ऐसा बन जाए पूरी तहकीकात करे 9 मई के बाद कि इन वाकयात के अंदर कौन मुलविस है, किसने क्या किया है, उन सब के किरदार सामने आने चाहिए। उसके बाद फिर इल्जाम लगाए, सजाएं दे। बिल्कुल। अच्छा। तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान ने बात वजनदार बात है, उसमें वजन है कि आप कहते हैं कि जी ये इंतशारी टोला है, आप ये कहते हैं कि जी ये गद्दार है, तो क्यों ना आप पाकिस्तान के अंदर आईन कानून इसकी अमलदारी भी तो होनी चाहिए ना। अगर ये है तो फिर आप एक कमीशन बनाए, तहकीकात करें। अच्छा। और खान साहब ने तो बड़े खुलकर बात की है ना। लेकिन क्या आपके ख्याल में जो सूबाई हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, क्या वो मजाज फोरम है ये कहने के लिए पेशावर के हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट से कि वो इसके ऊपर एक कमीशन बनाए? देखिए, चूंकि हमारी पार्टी वहीं पर है, हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में काफी मौसर जमात है, मजबूत जमात है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें कबात ही क्या है, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के सतह पे अब ये काम करना था वफाकी हुकूमत ने। वफाक में हमारे मुखालिफिन बैठे हैं, वो सिर्फ इल्जाम तराशी कर सकते हैं, वो तहकीकात कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि 9 मई के वाकयात की हमने मजम्मत की है। खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने मजम्मत की थी, बाकायदा नाम लिए थे, मेरा नाम भी लिया था, शाह फरमान का नाम लिया था और यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया था कि जी ये वो लोग हैं जो लोगों को रोकते रहे, कहते रहे कि जी न जाओ उस तरफ। तो फिर आखिर कौन था? हमारी पार्टी की तरफ से तो किसी लीडरशिप ने ऐलान नहीं किया, न किसी को हिदायत की कि जाए वहां पे तोड़ फोड़ करें। तो कौन लोग ये जरा फुटेज बताए ना, फुटेज कहाँ चले गए? तो फुटेज देखना बहुत लाजमी है। आप एक मामूली सी चोरी हो जाए तो उसके लिए फुटेज देखना लाजमी है। ये सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा इमरान खान की तरफ से भी किया जा रहा है। आज भी उमर अयूब ने कहा कि इस हवाले से इमरान खान केस करने वाले हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में ऐसी आपके ख्याल में या आपकी नजर में क्या ऐसी चीज है जिससे कुछ वाजे हो सकता है? रहमान अजहर साहब, पहली बात तो ये कि इमरान खान तो उस वक्त भी आपको पता है कैद में थे किस्म के। तो जब ये वाकया हुआ है, लोग कह रहे हैं जी पीटीआई मुलविस है, पीटीआई की लीडरशिप मुलविस है, तो फिर ये किसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ ये बनाएं कि जी अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी, बाहर ये लोग खड़े थे, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई जवाब नहीं है। हमने पार्लियामेंट के हाउस के सामने भी मुजाहरे किए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुजाहरे किए, होते रहते हैं। अगर वहां जाके कैसे मुजाहरे के लिए खड़े हो गए, मुजाहरा करने लगे, तो ये मुजाहरा करना अलग बात है, तोड़ फोड़ करना अलग बात है। अब ये जो तोड़ फोड़ की हिदायत है, हमें फुटेज बताए जाए। ये कहते हैं कि जी लीडरशिप जो है उनकी हिदायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, तो बेहतर नहीं है कि वो बताया जाए उनको वो फुटेजेस कहाँ है जिसमें लीडरशिप कह रही है कि जाए वो आग लगाए, जाए उधर तोड़ फोड़ करें? ऐसी कोई फुटेजेस है?
तो बताया जाए ना इसमें क्या है। क्या वो फुटेजेस जो मीडिया में दिखाई जा रही थी और हुकूमत जिनका बार बार हवाला दे रही है, क्या वो फुटेजेस काफी नहीं है? नहीं, फुटेजेस में क्या है, अगर आप ये समझते हैं कि जी तोड़फोड़ हो रही थी अंदर, बाहर ये लोग खड़े थे, तो उसका तो कोई वो नहीं है ना। वो जब तक आप खुद क्राइम करें ना अपने हाथों से, अपने ज़बान से, तो क्या सजा मिल सकती है इस तरह? देखिए ना, ये जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ करने वाले थे, मुमकिना तौर पर आप ये कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले हो सकता है और थे, और जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे वहां पर? देखिए, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। 9 मई के बाद हम पे बड़ी सख्तियां आई हैं और पूरी पीटीआई को बाकायदा टारगेट किया गया है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता रहा। अब जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी को, ये तो अवाम की तौहीन है ना, इतनी बड़ी पार्टी को आपने देख भी लिया कि उससे भी महरूम किया, अपने निशान से भी महरूम किया, इसके बावजूद बड़ी सीटें लेकर आई है। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि तहकीकात हो जाए? दूध का दूध, पानी का पानी, क्यों ना तहकीकात हो? हम तो ये कह रहे हैं ना। और फिर वो फुटेजेस कहाँ चली गई, वो किसके कब्जे में है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कौन लोग मुलविस थे, किसकी तरफ से? यास्मीन राशिद को कितने अरसे तक सजा हो गई, कितने अरसे तक वो जेल में रही है, बीमार है, कैंसर सर्वाइवल है। आप मुझे बताएं कि उसका कसूर क्या है? वो तो खुद चीख रही है। वो फुटेजेस कहाँ चले गए जिसमें वो कह रही है कि अंदर ना जाएं, तोड़फोड़ ना करें, पुरअमन एहतजाज है। लेकिन मुझे बताइए शौकत साहब, पार्टी के ख्याल में, जो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अभी जलसा भी किया सवाबी के अंदर, पार्टी के ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से आगे क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि पार्टी इदारों से ताल्लुकात भी ठीक करना चाहती है, लेकिन जो अपने वर्कर है और अपनी जो पॉपुलर बेस है वो उसको भी बरकरार रखना चाहती है। तो आपके ख्याल में यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता पार्टी के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये हमारा साहब की पार्टी ने बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई बराह रास्त इदारे के साथ कोई मामला नहीं है, और ये हमें जानबूझकर लड़ाने की साजिश हुई है। और उसमें देखे बेनिफिशरीज कौन है? आप देखें, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो तमाम लोग जो इस वक्त फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में, ये बेनिफिशरीज हैं। ये लोग हमेशा से चाहते रहे कि इनकी और फौज के दरमियान लड़ाई हो ताकि सारा फायदा उनको पहुंचे, और आपने देखा फायदा उन्होंने लिया। जरदारी के सारे केसेस खत्म हुए, शरीफ फैमिली के सारे केसेस खत्म हुए, तो बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इससे। अब मुझे बताएं कि मुल्क भी चलाना है, क्या वो मुल्क चला सकते हैं? क्या मुल्क चल रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या हम हाथ पे हाथ बैठ के करके रह जाएं? हमें तो देखें ना, हमें तो कुछ करना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर आप मामूली से रैली निकालें, पथराव, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। तो ये तो मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, सिविल मार्शल लॉ तो नजर आ रहा है हमें। तो ये सारी वो चीजें हैं कि इसमें हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करना है। शौकत साहब, अगर पार्टी इतनी पॉपुलर है तो ये जो तहरीक चलाने वाला मामला है, क्या वजह है कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से बाहर पार्टी कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाई? और अभी तो क्योंकि सवाबी जलसे में वो तहरीक का ऐलान किया गया है, मार्च का ऐलान किया गया है, तो क्या आपको लगता है ये होगा भी? रहमान भाई, ये लोगों का तासुर है शायद, या गलतफहमी है कि वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक नहीं चला सकती। तहरीक इंसाफ को रोका किसने है? तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने रोका है। वो चाहते हैं, अभी भी उनका आप स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं मुल्क मुश्किल के अंदर है, इनको कैसे हम निकालें। वो मुल्क को मुश्किल से निकालने का अभी भी सोच रहे हैं, जेल के अंदर बैठकर भी। तो अगर ये सिर्फ बात है कि तहरीक के जरिए हम, तो तहरीक तो बहुत ही आसान काम है। तहरीक चलाने में क्या ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज से खान साहब ने खुद रोका हुआ है? देखिए, खान साहब की काल, जाहिर है हम रोज हमारे हर हफ्ते में मीटिंग होती है, हमारे लोग जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उन्हीं की हिदायत के ऊपर पूरी पार्टी चल रही है आज भी। भाई लोगों को भले नजर आए कि जी इसके अंदर रिफ्ट है, इसके अंदर वो है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी भी सारे जो जितने भी लीडरशिप है, जितनी भी कार्रवाई हो रही है, वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक हो रही है। बिल्कुल स्मूथली पार्टी चल रही है। अब जिस दिन वो ये कहेंगे कि जी निकले, तो आप देखेंगे कि फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर ये जो लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश वाला किस्सा यहाँ दोहराया जाए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इमरान खान नहीं चाहता कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। तो ये सारी चीजें वो है,
हम इस्तेकाम चाहते हैं, पॉलिटिकल भी, माशी भी। राइट, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो, अगर उस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। उनका कहना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रवायत नहीं बल्कि एक लाजमी तकाजा है, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आइन से हासिल होती है। उनके ये जो बयानात है इस तनाजुर में खास अहम समझे जा रहे हैं कि एक तरफ एक तासुर है कि हुकूमत और अदलिया के माबैन तनाव की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इस सूरत हाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और गुज़िश्ता दिनों में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया, उसके बाद ये शायद बढ़ गया है। गुज़िश्ता दिनों अदलिया के हवाले से नूनी के रहनुमाओं के बयानात भी सामने आते रहे। अदलिया के साथ मामलात में हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ ही खड़ी नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि एक इदारा बार बार पार्लियामान में मुदाखलत करता है। आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। हुकूमत और अदलिया के जो माबैन मामलात हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, हुकूमत की इन मामलात पर जो है वो अप्रोच क्या है, किस तरह से हुकूमत इन मामलात को देख रही है। मुस्तदिक मलिक साहब वफाकी वजीर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या जो है वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये एक अदालती फैसले के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो इसको लाया गया है, इसके बाद आप समझते हैं कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामलात है, जो एक टेंशन है, वो बढ़ नहीं जाएगी इस बिल के बाद? देखिए, ये तो आपकी बात ठीक है कि तनाव की कैफियत बज़ाहिर नजर आ रही, और उसकी बड़ी वजह ऐसी है कि कुछ फैसले उन पे नजर डालें, और कुछ तो माहिरीन हैं, आईनी कानूनी माहिरीन हैं, अगर उनकी आप तजज़िया भी सुने तो बहुत से फैसले ऐसे हैं जिनसे लगता है कि कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून की इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, बल्कि आइन साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है। और ये आज का मामला नहीं है। अगर आप माजी में चले जाएं तो आप मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू कर दें तो आपको जस्टिस मुनीर का फैसला नजर आ जाएगा, आपको भुट्टो साहब की फांसी का फैसला नजर आएगा, आपको वो हलफ लेने वाले फैसले जो हैं वो बेशुमार नजर आएंगे आइन को तोड़ने के बाद। तो ये तमाम चीजें जब आप पाकिस्तान के जो अदालती फैसले हैं उनको पाकिस्तान के सियासी तनाव में देखें तो फिर आपको ये फैसले बड़े अजीब से दिखते हैं। अभी भी जो फैसले हो रहे हैं, आपने देखा वो पंजाब असेंबली का जो फैसला था, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये आइन को इंटरप्रेट नहीं किया गया, ये तो आइन लिख डाला गया नए सिरे से। अभी भी जो फैसले जिससे ये तकरार चल रही है सीटों वाला, अब इसका जरा पस मंजर देखिए। पस मंजर ये है कि पार्टी ने अपने इलेक्शन नहीं करवाए, तो कहा उसको इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपने दोबारा इलेक्शन करवा लें, एक मौका और देते हैं। उन्होंने फिर भी इलेक्शन अपने आइन के तहत नहीं करवाए। जब नहीं करवाए तो उन्होंने कहा कि भाई आपका लिखा हुआ आइन है जिसमें आपने कहा था कि हम हर साल इस तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, अब आप नहीं करवा रहे, इस वजह से आपकी पार्टी जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती, यानी आपको वो जो निशान होता है वो नहीं मिल सकता, जो हमसे भी छीना है। आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन में नवाज शरीफ की वजह से हमसे निशान छीन गया था। अब उसके खिलाफ पीटीआई चली गई पेशावर हाई कोर्ट में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा भाई हटा दो, ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है और पीटीआई को निशान मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हाई कोर्ट का पेशावर वाला फैसला जो कि कहता है कि नहीं, आप पीटीआई को निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने दें, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। यानी उसको जो पेशावर वाली का जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस पार्टी ने अपने इलेक्शन नहीं कराए, इसको निशान नहीं मिलना चाहिए, यानी इसके निशान पे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब ये फैसला हो गया। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं सॉरी, बात जरा लंबी होगी, मुझे भी एहसास है। अब जनाब एक पिटीशन आई सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से, क्योंकि तमाम पीटीआई के अरकान जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर लिया। अब सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से एक पिटीशन आई कि आप हमारी सीटें हमें दी जाएं, हमें इजाजत होनी चाहिए कि हमारे हिस्से की सीटें हमें मिले। उस कानूनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी उस फैसले के ऊपर डॉक्टर साहब इसमें मेरी तरह गुजारिश सुनिए, वो बात आपका कानूनी तौर पर आपकी फैसले के हवाले से तहफुजात है, लेकिन क्या हुकूमत के पास फैसला ना मानने वाली कोई ऑप्शन होती है? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि चाहे उस फैसले पर जितने भी एतराजात हों, यही कहा जाता है कि भाई हमें फैसले पर एतराज है, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। कोर्ट होती है और उसके फैसले पर अमल दरामद तो होना होता है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट। भाई रहमान साहब, बात यह है कि फैसला क्या है? फैसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद ने जो सीटें मांगी थी, फैसला ये आया कि भाईजान सुन्नी इत्तेहाद को तो छोड़ें, हमने ये फैसला किया है कि ये तमाम सीटें पीटीआई को दे दी जाएं। यानी कमाल है, पहले सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि पीटीआई के निशान पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अगरचे सीटें सुन्नी इत्तेहाद ने मांगी है मगर हमारा ये ख्याल है कि पीटीआई को दे दी जाए। तो फैसलों के जरिए सवाल ये उठता है कि फिर फैसले ही कर दिए जाएं, इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फैसलों के जरिए हुकूमत साजी की जाए। अब फैसले करने का इख्तियार तो अदालतों को है, मगर कानून बनाने का इख्तियार तो अदालतों के पास नहीं है। कानून बनाने का इख्तियार तो पार्लिमान के पास। तो अदालतें अपना काम कर रही हैं, पार्लिमान अपना काम कर रही है। तनाव की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है, और मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? देखिए जी देखिए, इसका हल हुकूमत के पास क्या है? अभी हुकूमत के 4 4.5 साल जो है वो बाकी हैं, और ये जो बयानात जो मैंने आपके सामने रखे ये आने वाले चीफ जस्टिस के हैं। हुकूमत को अपने ताल्लुकात को आगे चलाना है, हुकूमत को हुकूमत भी करनी है। तो ये आपके ख्याल में क्या हुकूमत जो है वो अपने लिए मुश्किलात नहीं बढ़ाती जा रही अगर अदालत के साथ, अदलिया के साथ बहैसियत इदारा इस तरह कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चली जाएगी, या ये टेंशन तनाव बरकरार रहेगा? भाई आने वाले चीफ जस्टिस साहब तो हम कॉलेज के जमाने से उनकी रेपुटेशन देखते आ रहे हैं, बहुत आला आदमी है, मुझे तो उनके ऊपर कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ वो अच्छे फैसले करते हैं। जरूरी नहीं कि उनके हर फैसले से हम मुत्तफिक हों, बाज मरतबा फैसलों के साथ तकरार होती है, उलझाव होता है, बाज मरतबा उनके बेहतरीन फैसले जो हैं उनके साथ हम चलते हैं, मगर एज ए पर्सन बहुत आला आदमी है वो। इस वजह से एज ए पर्सन तो उनको पर कोई एतराज नहीं है। इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो तो फैसलों पे हो रही है, और जिस कानून साजी की आप बात कर रहे हैं वो कानून साजी, मैं रद्द अमल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब पार्लिमान के पास इख्तियार है कानून बनाने का, जैसे अदालत के पास ये इख्तियार है फैसले करने का, तो फिर फैसलों में और कानून में तकरार तो शुरू हो गई ना। आप अगर फैसले ऐसे करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद सीटें मांगेगा और आप जाके पीटीआई को देंगे, तो फिर कानून साज इदारे क्या करेंगे? वो आपको ऐसे फैसले करने देंगे? यानी आप आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, रहमान अजहर साहब, आप माशाल्लाह अमेरिका ट्रेंड लॉयर हैं और इस बात पे बड़ी महारत रखते हैं, क्या आप आज जस्टिस मुनीर के फैसले के साथ खड़े हैं? क्या आप आज भुट्टो की फांसी के फैसले के साथ खड़े हैं? अगर आप इन दोनों फैसलों के साथ खड़े हैं और आप कहते हैं कि हाँ यही फैसले होने चाहिए, तो फिर आपकी बात 100% ठीक है। लेकिन अगर फैसले अजीबो, देखिए आपकी बात दुरुस्त है, फैसलों में सुकम मौजूद होते हैं, फैसलों पर एतराजात होते हैं, लेकिन ये भी है कि उन फैसलों पर अमल दरामद भी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब जब आप सुनिए एक घड़ी को सुनिए, फैसलों पे अमल दरामद की बात तो आप हो गई और उस पर अपील चल रही है, उस अपील का फैसला आ जाएगा, लेकिन क्या उस फैसले के तहत आप कानून साजी का भी समझते हैं कि हमारे पास अब हक नहीं रहा? आप ये समझते हैं क्योंकि एक फैसला आया है तो आप कोई कानून आज के बाद जो है इख्तियार नहीं है पार्लिमान का बनाने का, कोई अमेंडमेंट जो आईनी है वो करने का इख्तियार पार्लिमान के पास नहीं है? लेकिन डॉक्टर साहब क्या पार्लिमान का इख्तियार लामहदूद है? देखिए जब आइन के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो क्या जुडिशरी चेक एंड बैलेंस नहीं है?
पार्लियामान की कानून साजी के ऊपर या नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप कौन से मुल्क का आइन पढ़ रहे हैं? कौन से मुल्क के आइन में यह लिखा हुआ है कि आइन साजी के ऊपर चेक है, कानून साजी के ऊपर चेक है? अगर आप जमहूरियत में को मानते हैं तो एक पार्लियामान है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो आइन को भी बनाए भी और अमेंड भी करे, और कानून बनाए भी और अमेंड भी करे। ये आप कौन सी दुनिया का आइन? लेकिन क्या ये इख्तियार लामहदूद है सर? डॉक्टर साहब, क्या ये इख्तियार लामहदूद है फिर पार्लियामान के पास? मैं बताना रहमान साहब, लामहदूद है, वरना आप मुझे आइन में दिखाएं कोई ऐसी चीज जो कहती हो कि लामहदूद नहीं है। सिर्फ जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो तो अदालत ही करेगी, फैसले अदालत करेगी, मगर कानून बनाने की हद तय तो नहीं कर सकते ना। आप मुझे बताइए क्या हद है? अगर हद है कानून बनाने की, अगर हद है आइन बनाने की, तो फिर छोड़ देते हैं ये काम हम। आप पहले हदूद बना लें और फिर आपके हदूद ऑर्डिनेंस के तहत डॉक्टर साहब कुछ ज़वाबित होते हैं, आपके आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, अदालतें इसीलिए हैं कि कोई ऐसी कानून साजी ना हो जो आइन के बुनियादी असूलों से इनहराफ करे। ये कितनी आपने प्यारी बात, वरना तो इतनी प्यारी आपने बात की, आपने मेरा दिल जीत लिया है। आप क्योंकि खुद आपकी बड़ी माया ना, चले शुक्र है आपने इसको तो अप्रिशिएट नहीं अभी बात तो ये तो मैं अप्रिसिएशन से आगे, ये तो आपने अप्रिशिएट किया सर। चले नहीं मैं तो आपको तो हर दम अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको। और इतनी मायानाज आप न्यूयॉर्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ के आए हैं, तो मुझे ये बताइए कि दुनिया के अंदर कितने मुमालिक हैं जिनके अंदर ये कदगन लगी है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली? ये तो आपको मालूम ही होगा। जरा अब मैं आपको सवाल पूछता हूं कि दुनिया के जितने भी आप ये जो बात आपने की है कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन होना चाहिए, ये कौन से दुनिया के मुमालिक कितने हैं कुल मिला के जहां पे इस तरह की इंटरप्रिटेशंस हो रही? जरा ये बताइए। नहीं, किस तरह की इंटरप्रिटेशन डॉक्टर साहब? ये कवानीन जो है बहुत सारी दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहां पर अदालतें ऐसे कवानीन को स्ट्राइक डाउन करती हैं जो आइन के बुनियादी उसूलों से इनहराफ करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट देख लें, आए दिन उनके ऐसे फैसले आते हैं जो ये कहते हैं कि ये आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ आपने कानून बनाया, ये कानून नहीं बन सकता। देखिए ऐसे करते हैं कि हो सकता है आपकी बात सही हो कि मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूं, लेकिन अब आपने एक पोजीशन ले ली है। अब मैं करूंगा ये कि क्योंकि आप मेहरबानी करते हैं और अक्सर मुझे हर वीकेंड के ऊपर किसी ना किसी दिन बुला लेते हैं 1-2 हफ्ते के बाद, तो अब मैं तहकीक करके लाऊंगा और आपके अगले प्रोग्राम में आई स्टैंड करेक्टेड बिकॉज मे बी आई एम रॉन्ग। मेरा ये ख्याल है कि मासिवा दुनिया के 2-3-4 ममालिक के किसी जगह पे ये हद नहीं लगाई गई कि आप कोई स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक फैंटम है जिसके साथ कोई चीजें इलाइंड हैं, कुछ नहीं इलाइंड हैं। अगर ऐसा ही करना है तो छोड़े पार्लियामान को फैसले वैसले कर लिया करें और चलाएं हुकूमतें। ये आइन वगैरह कानून वगैरह बनाने की आप हमारी तरह के सियासी लोगों को जो आपकी तरह माहिर कानून नहीं है उनको इजाजत ही क्यों देते हैं? हाथ लगाएं और कहें कि नहीं, मेरा रहमान नजर, मैं एक लॉयर हूं, मेरा ये ख्याल है कि ये मुतसादिम है। वो जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामान में, उनको बेचारों को क्या पता कि आइन क्या है, कानून क्या है, लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं? इस वजह से छोड़ दें फिर ये तमाम ढकोसले। अगर आपने सीधा आके फैसलों के जरिए चलाना है और फैसला आपने करना है कि क्या चीज आइन और कानून से मुतसादिम है, तो फिर ये पार्लियामान को रैप अप करें। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हुकूमती पोजीशन के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकुओं के हमले के वाकये के बाद नस्ल परस्तों के हमलों में 150 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। एहतजाज और नस्ल परस्ताना फसादात में मुसलमानों और उनकी इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। मुश्तल अफराद ने कई पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी और इस वाक़े के बाद होने वाले हंगामा रहे के इल्जाम में मुतादिद सफेद फार्म इंतहा पसंदों को सजाएं भी सुनाई गई हैं। हंगामा रहे में मुलव्वस जो है वो 2 अफराद को 2 साल 8 माह की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि मजीद 20 अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। बरतानिया में बहुत बड़ा इशू बन चुका है और अभी भी खतरा है। मजीद रैलियों का ऐलान भी किया गया है, जबकि बरतानवी हुकूमत ये कह रही है कि हम इन जो सफेद फार्म इंतहा पसंद है इनके साथ निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं। मेरे साथ आरिफ अनीस साहब मौजूद हैं जो कि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है। उनसे इस सूरत हाल के हवाले से मजीद तज्जिया लेते हैं। आरिफ अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा, इस तरह के वाकयात हम देखते रहे हैं, कहीं ना कहीं पर होते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या हुआ
कि ये वाकयात इस कदर फैल गए और 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में जो है वो इस तरह के हमले शुरू हो गए और वहां पर ये फसादात होने लगे? जी रहमान, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बर्निंग इशू है, आपने उससे बात की। पहली बात तो ये कि ये एक हिस्टोरिक ट्रेंड है। अब 1950s में, 60s में, 70s में, 80s में, हर डेकेड के अंदर आपको बरतानिया के अंदर एक ट्रेंड नज़र आता है जो कि काफ़ी सबडू हुआ है। अदरवाइज जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस रही, फिस्ट फाइट्स हुई, जिसे कहते हैं गली गली महल्ले महल्ले के अंदर इस तरह की दो बदू लड़ाई हुई गैंग्स के साथ, इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ की और मकामी आबादी की। लेकिन ये सब काफ़ी हद तक सेटल हो। आपके लिए शायद हैरानी की बात होगी कि लंदन जो बरतानिया के कैपिटल है, दुनिया का सेंटर कहलाता है, इसके अंदर अब गोरे या सफ़ेद जो है वो अब अक़लियत में जा चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त जो रेफ्यूजीज़ हैं या इमिग्रेंट्स हैं पूरी दुनिया से आने वाले, वो तकरीबन कोई इस वक्त 58% हैं। 42% के आसपास की आबादी इंडिजिनस रह गई है। अब ये वो ट्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मकामी आबादी समझती है कि शायद हमें कॉर्नर किया जा रहा है। वो जहाँ जाते हैं इमिग्रेंट्स, उनको हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स नज़र आते हैं, स्कूलों में जाते हैं, टीचर्स नज़र आते हैं। तो वो एक जो पॉपुलिस्ट वेव होती है जिसमें सियासत से ड्रिवन हो, यहाँ पे EDL है, इंग्लिश डिफेंस लीग, जो कि आप यहाँ का एक एक्सट्रीम फ्रिंज समझ सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि इस एक्सट्रीम फ्रिंज को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% लोगों की सपोर्ट हासिल है, और वो भी अब एक्टिव सपोर्ट देखेंगे तो वो 1.5-1.8% बनती है। तो इट्स अ वेरी मैन्यूट, वेरी स्मॉल नंबर। अदर देन दैट हालात इतने बुरे नहीं हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जिन मस्जिदों पे हमलों की बात होती है, उन्हीं मस्जिदों के बाहर 10, 50, 100 सफ़ेद फार्म लोग लाठियाँ उठाए उस मस्जिद की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। लाइक यहाँ पे एक बड़ी शानदार बात यह है कि अगर वायलेंस होती है तो उसको काउंटर करने के लिए वो लोग भी मौजूद हैं जो एग्जैक्टली एक्टिवली जाके पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता था, अभी जो इंतखाबात हुए उसमें कंजर्वेटिव्स को जो शिकस्त हुई और ये जो नई हुकूमत है ये मुतदिल पसंद पॉलिसीज के साथ जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई है, तो अभी इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या है? क्योंकि जिस तरह से इस पर सोशल मीडिया पर बात हो रही है, ऐसा लगता है कि ये बरतानिया के किसी एक शहर तक ये मामला महदूद नहीं है और मुस्तकबिल में शायद ये अगर अभी नहीं है तो शायद ये मामला बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बरतानिया में तो फिर ये कम्युनिटीज बहुत बड़ी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल। मेरा एनालिसिस ये है कि ये मामला बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगले दो एक हफ्ते में आप उसे बिल्कुल ठप होते हुए देखेंगे। रीज़न उसकी ये है कि यहाँ का जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है और जो पुलिस है, मैंने देखे थे 2011 के फसादात अपनी आंखों से, और अब ये अंदाज़ा कीजिए कि 10 दिन में बगैर किसी छुट्टी के अदालतों ने काम किया, कोई 3,500 अफराद को ढूंढा, घरों से जाके पकड़ा और सजाएं दे के जेल में भेज दिया, जो कि अभी भी हो चुका है। अभी आपने देखा तकरीबन 2-3 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, और वो सिर्फ फेसबुक पे वायलेंस या एक्स पे वायलेंस फैलाने के जुर्म में। तो जहाँ का जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, मैं उस पर उम्मीद करता हूँ कि उसकी वजह से तकरीबन कोई अगर 100% नहीं तो 80-90% जो शरपसंद हैं वो पकड़े जाएंगे अगले 2 हफ्तों के दौरान, और न सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि उनको सजाएं भी हो चुकी होंगी। एंड दिस इज समथिंग दैट एग्जैक्टली रिस्टोर्स द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगलों को पता है कि उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, और ये बड़ा क्लियर मैसेज है जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और पुलिस चीफ की जानिब से दिया जा चुका है। राइट, आरिफ हनीफ साहब बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट्स के अपना एनालिसिस दे रहे थे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जो फसादात जो हो रहे हैं उनके हवाले से। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस लौट रहे हैं। उनकी कामयाबी पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और पाकिस्तानी अपने हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमा सयाहत की जानिब से अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतों समेत कई शख्सियात ने उन्हें इनामात देने का ऐलान भी किया है। बड़ी खुशाइन बात है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को
ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज देने की हिदायत भी दे दी है। खेलों की जानिब से हुकूमत की जो लापरवाही है और फेडरेशन के तनाज़ात और सियासत की वजह से हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज मुतासर होती रहती है। मेरिट पर खिलाड़ी सामने नहीं आते और टैलेंट ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान की एथलेटिक्स में मुसलसल जो गैर मियारी कारकर्दगी है, उसके बाद साल 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने 15 खेल मुंतखब किए थे और उनकी सरपरस्ती का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलान ही रहा। ऐलान के बावजूद बैनुल-अक़वामी खेलों के मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मुकाबलों में 24 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और उसकी नुमाइंदगी इस मरतबा सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने की और ये कम से कम ही होती जा रही है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या ये जो मुल्क भर में जो फैला टैलेंट है उसको सामने लाना, संभालना, निखारना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? 18वीं तरमीम के बाद खेलों के हवाले से ज्यादातर इख्तियारात सूबों को जा चुके हैं और वफाकी सतह पर बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत इसको देखती है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत मुल्क में खेलों में बेहतरी के लिए ऐसा फाल सिस्टम बनाए जिससे तमाम सूबों के खिलाड़ी जो है उनकी सलाहियतें सामने आ सकें और वो क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के आलमी मुकाबलों में भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। जब तक टैलेंट को सामने लाने के लिए एक बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम नहीं बनेगा, हमारे खिलाड़ी यूं ही जाया होते रहेंगे। वक्त आ गया है कि खेलों के हवाले से अब अगले 10 या 15 साल के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और इसके अहदाफ मुकर्रर हों। ग्रास रूट्स पर से बच्चों और बच्चियों को छोटी उम्र से ही सामने लाया जाए और उनको ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया जाए कि वो आलमी सतह पर मुकाबला कर सके। ये गोल ओरिएंटेड पॉलिसी बनानी है चाहिए, लेकिन इसके लिए यकीनन वसाइल की भी जरूरत होगी जो कि देना हुकूमतों का काम है और मेरिट के हवाले से भी सख्त पॉलिसी अपनानी होगी। इन खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया जाए, बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए, यहां ट्रेनिंग की जरूरत है यहां दी जाए, बाहर अगर जरूरत हो तो बाहर दी जाए। तो ये मुश्किल काम नहीं है और पाकिस्तान फिर एक से ज्यादा मेडल भी इन गेम्स में हासिल कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।